हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल डायग्राम के बारे में। सेल डायग्राम के बारे में। ये सेल डायग्राम होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यह सेल आरेख भी इसको हिंदी में बोलते हैं या सेल चित्र भी इसको बोलते हैं। सेल चित्र क्या है, तो हम लोग कल पढ़े थे कि किसी भी डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है जिसे सेल डायग्राम कहते हैं, सेल चित्र कहते हैं। यह सेल चित्र है क्या सर, इसके बारे में हम लोग जाने। तो हम लोग बताए थे कि एक हम लोग का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक रिडक्शन हो रहा था। एक ट्रिक्स पढ़े थे हम लोग LOAN, और दूसरा पढ़े थे R2PC। नहीं, जो लेफ्ट होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा वह एनोड होगा, निगेटिव होगा। जो राइट है उसका रिडक्शन होगा वह पॉजिटिव होगा, कैथोड होगा। ये हम लोग पढ़े थे। तो इस सेल डायग्राम में, इस सेल चित्र में हम लोग क्या देखते हैं, तो कहता है कि एक विद्युत रासायनिक सेल के, एक विद्युत रासायनिक सेल के, एक विद्युत रासायनिक सेल के प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, प्रतीकात्मक निरूपण को, प्रतीकात्मक निरूपण को सेल चित्र कहते हैं। सेल चित्र कहते हैं। यह प्रतीकात्मक निरूपण क्या है जिसको हम लोग सेल चित्र कहते हैं, तो हम लोग पढ़े थे यह L है, इसका मतलब होगा लेफ्ट। ये O है, इसका मतलब होगा ऑक्सीडेशन। A है, इसका मतलब बोले थे होगा एनोड, और N है, इसका मतलब बताए थे निगेटिव। इसी कॉन्सेप्ट पर ये हमारा पूरा चलेगा। R का मतलब हो गया यहाँ रिडक्शन, R का मतलब हो गया राइट, P का मतलब हो गया पॉजिटिव, और C का मतलब हो गया कैथोड। नहीं, इसी को डायग्राम के रूप में हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारा सेल चित्र कहलाता है, सेल डायग्राम कहलाता है। तो कहता है इसको निरूपित करने के लिए आयुपेक के द्वारा एक सिस्टम दिया गया, ठीक है, जो 1953 में दिया गया। सन 1953 में आयुपेक ने सेल आरेख को, सेल आरेख को निरूपित करने के लिए या लिखने के लिए, सेल आरेख को लिखने के लिए निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की जिसके अनुसार देखिए, ये सब जो हम लोग लिख रहे हैं ये सिर्फ पढ़ने के लिए, ये सिर्फ क्या है, पढ़ने के लिए, कि हम लोग बोले कि एक विद्युत रासायनिक सेल के प्रतीकात्मक निरूपण को, सिंबल, जैसे हाइड्रोजन है तो H, कॉपर है तो Cu, ये सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम खींचा जाएगा इसे ही सेल चित्र कहते हैं। और इसके बारे में 1953 में आयुपेक ने एक मान्यता दिया कि ऐसा ऐसा इसका क्राइटेरिया दिया होना चाहिए, जिसमें पहला क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं फर्स्ट, कि एक विद्युत रासायनिक सेल में
एक विद्युत रासायनिक सेल में, देखिए यहाँ एनोड किधर है, बायां साइड है ना या लेफ्ट साइड है, तो कहता एक विद्युत रासायनिक सेल में क्या होगा, एनोड एनोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। एनोड जो है यह किधर की ओर होता है, तो लेफ्ट साइड लिखा गया, तो बाईं ओर तथा सेल में कैथोड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब करण हो रहा है, कैथोड का रिडक्शन हो रहा है, तो दाईं ओर लिखा जाता है, को दाईं ओर लिखा जाता है। तो ये हो गया कि सेल को जो है एनोड को बाईं ओर और रिडक्शन मतलब कैथोड को दाईं ओर लिखा जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा सर, कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा को धातु, एक ऊर्ध्वाधर रेखा को धातु तथा विद्युत अपघट्य, एक ऊर्ध्वाधर रेखा को धातु तथा विद्युत अपघट्य के बीच सीमा निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, सीमा निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, और कहता है कि दो अलग अलग अर्धसेल को अलग अलग करने के लिए बीच में दो ऊर्ध्वाधर रेखा लिखा जाता है, जिसको लवण सेतु कहते हैं। ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं। तीसरा, दो अलग अलग अर्धसेल को दो अलग अलग अर्धसेल को दो ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे लवण सेतु कहते हैं द्वारा सूचित किया जाता है। दो अलग अलग अर्धसेल को दो ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे लवण सेतु कहते हैं द्वारा सूचित किया जाता है।
एक चीज लिख लीजिएगा, दो अलग अलग अर्धसेल को अलग करने के लिए, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ लिख लीजिएगा, अलग करने के लिए, अलग करने के लिए दो अलग अलग अर्धसेल को अलग अलग करने के लिए दो ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे लवन सेतु के द्वारा सूचित किया जाता है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो हम क्या बोले सर कि सेल डायग्राम, सेल चित्र किसको कहते हैं? तो सेल अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल के द्वारा एक सूचित किया जाता है वही हमारा सेल डायग्राम कहलाता है। सन 1953 में आयुपेक ने सेल डायग्राम लिखने के लिए कुछ फॉर्मूला दिया, कुछ शर्त दिया, जिसके अनुसार कि विद्युत रासायनिक सेल में जो भी एनोड होगा वो हमेशा बाएं साइड होगा और जो कैथोड होगा हमेशा दाएं साइड होगा। दूसरा कि धातु, हम लोग पढ़े थे इसमें कि धातु और इलेक्ट्रोड, यहाँ देखिए हम लोग चर्चा किए थे, कल ही पढ़े थे कि यह जो विलयन है, जैसे यह CuSO4 था तो इसमें कॉपर का क्षण था, नहीं कॉपर का धातु था, इलेक्ट्रोड था धातु था। उसी तरह यह ZnSO4 का विलयन था तो इसमें जिंक का क्षण था। तो कहता है कि यह कॉपर का क्षण हो गया, यह जिंक का क्षण हो गया, तो यह कॉपर और जिंक, तो यह आयन में टूटता था Cu2+ में और SO4 2- में। तो कहता इस इलेक्ट्रोड का इस विद्युत अपघट्ट के बीच जो रिएक्शन होता था, इसको अलग करने के लिए जो फेज बॉन्ड लिया जाता है, उसी फेज बाउंड्री को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा को धातु तथा विद्युत अपघट्ट के बीच सीमा निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो मतलब ये ऐसा लाइनिंग दे देंगे तो यह पता चल जाएगा कि इससे इसमें कन्वर्ट हुआ है। फिर कहता है कि दो अलग अलग अर्धसेल को अलग करने के लिए, दो अर्धसेल को यहाँ हम लिख देते हैं, को अलग करने के लिए दो ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे लवन सेतु कहते हैं द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब ये अलग अलग, ये सेल अलग है, ये अलग रिएक्शन हो रहा है, तो बीच में ऐसे लाइन खींच देंगे तो एक इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन, इधर हो रहा है रिडक्शन, इधर है एनोड, इधर है कैथोड, तो ये अलग अलग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये शॉर्ट ब्रिज का कार्य करता है, डबल जो हम लोग कॉलम दिए। और आगे देखिए, फिर हम लोग चौथा देखें। चौथा कहता है कि आयन की सांद्रता को, आयन की सांद्रता को आयन सूत्र, आयन की सांद्रता को आयन सूत्र के बाद, आयन सूत्र के बाद ब्रैकेट में लिखा जाता है, कोष्टक में लिखा जाता है, कोष्टक में लिखा जाता है, कोष्टक में लिखा जाता है। कोष्टक करने का मतलब जो एक्वस है उसको हम लोग छोटी ब्रैकेट में लिखे थे। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। हम लोग एक रिएक्शन पढ़े थे कि Zn का क्षण जो था जिंक ZnSO4 विलयन में था और कॉपर का क्षण CuSO4 के विलयन में था। जो जिंक था वह लेफ्ट साइड था, जो कॉपर था वो दाएं साइड था। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था। तो हम लोग जो रिएक्शन देखे थे उसमें ध्यान दीजिएगा सर कि यह Zn जो था, यह Zn से, अब बताए थे कि आयन और इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, यह Zn से यह Zn2+ में बदल गया था नहीं, और चूंकि यह जलीय था तो एक्वस लिख दिए कोष्टक में आयन सूत्र को, यह Zn Zn2+ में कन्वर्ट हो गया।
फिर उसी तरह कहता है यह 1 मोलर है मेरा सांद्रण, इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब ये अलग है और ये अलग है, दोनों को अलग करने के लिए हम लोग बताए थे यह हमारा जो फेज बाउंड्री है, एक वर्टिकल लाइन द्वारा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को अलग किया गया, मतलब विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड। तो देखिए यहाँ यह जो हम लोग इलेक्ट्रोड खींचे हैं यह हमारा Zn है और यह जो विलयन है यह Zn2+ है। इस इलेक्ट्रोड और इस विद्युत अपघट्य के बीच फेज बाउंड्री इसे दिए हैं, तो यही है हम लोग एक फेज बाउंड्री दिए हैं। अब कहता है कि फिर दोनों विलयन को एक यू आकार के नली से जोड़े थे, इसको जो यू आकार का नली जिसको लवन सेतु कहते हैं वो हम लोग डबल कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा लवन सेतु हो गया। अब लवन सेतु के इधर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है, तो हम लोग इधर क्या लिख देंगे, देखिए तो इधर हम लोग लिख सकते हैं Cu2+, इधर हम लोग लिख सकते हैं Cu2+, यह हमारा एक्वस हो गया और फिर एक्वस और यह इलेक्ट्रोड को, क्योंकि विलयन से उस इलेक्ट्रोड में जाता था तो वह Cu हो गया। आप यहाँ Zn जैसे लिखे हैं, इस ब्रैकेट में सॉलिड भी लिख सकते हैं। यहाँ Zn में क्या लिख सकते हैं, सॉलिड भी लिख सकते हैं। यहाँ Cu में भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉलिड लिख सकते हैं। यह कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। यह भी सांद्रण कितना होगा, 1 मोलर होगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग समझें कि हम लोग पढ़े थे कि इस Zn से Zn2 में बदला, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऐसे भी पढ़े हैं कि जो बायां साइड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। नहीं पढ़ चुके हैं पहले। अब यहाँ देखिए यह Cu2+ था, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 0 से 2+ हुआ इसीलिए ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ 2+ से 0 हो गया इसलिए रिडक्शन हो गया। इधर हो जाता है आपका रिडक्शन। अब करंट, और जैसे रिडक्शन होगा तो यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही जो डबल वर्टिकल लाइन दिया है इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज हिंदी में इसको बोलते हैं लवन सेतु। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड जो होगा यह हमारा क्या हो गया, एनोड हो गया, और यह जो इलेक्ट्रोड हो गया यह हमारा क्या हो गया, कैथोड। क्यों, लेफ्ट है, ऑक्सीडेशन है, यह हमारा हो गया एनोड और यह हमारा क्या हो गया, कैथोड। तो यह एनोड और कैथोड दो अलग अलग इलेक्ट्रोड था, जहां ये अलग अलग अभिक्रिया होती थी। तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऑक्सीडेशन लिख करके या सीधा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर हम लोग भेज देते। तो यह एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है सर। ठीक है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहला टॉपिक में जाइएगा क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेगा। अब हम लोग जो समझेंगे कि सर बार बार चर्चा हो रहा है ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड, यह इलेक्ट्रोड है क्या,